आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत के कुछ नए साम्राज्य और राज्य। और हमारे पास स्रोत है एनसीईआरटी की क्लास 6 की इतिहास की किताब का 10वां अध्याय। हाँ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का दौर। भारत एक तरह से एक राजनैतिक प्रयोगशाला बन गया था। सही कहा। मतलब छोटी बड़ी कई शक्तियां उभर रही थीं और सब अपना अपना तरीका आजमा रही थीं। ये अध्याय उसी दौर की कहानी है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब आया, बल्कि ये समझना है कि उस दौर में साम्राज्य बनाने के अलग-अलग ब्लूप्रिंट क्या थे। बिल्कुल। हम गुप्तों के फैले हुए कई परतों वाले मॉडल को देखेंगे, फिर हर्षवर्धन के साम्राज्य को, और आखिर में दक्षिण में पल्लवों और चालुक्यों की जो जबरदस्त दुश्मनी थी उस पर भी नजर डालेंगे। और ये नजरिया यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अब सवाल ये नहीं आता कि किसने किसको हराया। नहीं, अब पूछते हैं कि उनकी नीतियां क्या थीं और उनका दूरगामी असर क्या हुआ। मतलब व्यवस्था को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी नजरिए से इस दौर में और गहराई से उतरते हैं। और शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसा राजा हो सकता है जिसके शरीर पर युद्ध के सैकड़ों घाव हों, लेकिन हाथों में वीणा हो सकता है, और इतिहास हमें इसका एक बेहतरीन उदाहरण देता है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। अच्छा। हमें उनके बारे में ज्यादातर जानकारी इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से मिलती है। एक मिनट, अशोक स्तंभ मतलब सम्राट अशोक वाला स्तंभ? जी हाँ, वही। ये तो कमाल है। इतिहास की परतें एक ही पत्थर पर लिखी हुई हैं। बिल्कुल। उसी स्तंभ पर बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी कहानी लिखवाई। इस तरह के लेखों को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति? हाँ, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है प्रशंसा में। इसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हरिशेन ने लिखा था। तो ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त की कैसी तस्वीर पेश करती है? एक महान योद्धा की या एक कलाकार की? हरिशेन दोनों ही तस्वीरें पेश करते हैं, और बड़े ही काव्यात्मक ढंग से। अच्छा। वो समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा बताते हैं जिसे युद्ध जीतना आता है, लेकिन साथ ही वो एक विद्वान और कवियों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं। उन्हें देवताओं के बराबर बताया गया है। वाह। प्रशस्ति में एक जगह लिखा है कि उनका शरीर युद्ध के मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों और तलवारों से लगे सैकड़ों घावों से ढका होने के कारण और भी ज्यादा आकर्षक लगता था। ये तो एक गजब का विरोधाभास है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये उनका असली व्यक्तित्व था या ये एक तरह का शाही प्रोपेगेंडा था? मतलब राजा एक खूंखार योद्धा भी है और एक संस्कारी कलाकार भी, एक कंप्लीट मैन। क्या ये एक इमेज बनाने की कोशिश थी? ये सवाल बहुत अच्छा है, और सच शायद दोनों के बीच में कहीं है। अच्छा। देखिए, सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जो बताता है कि संगीत में उनकी रुचि सिर्फ कवि की कल्पना नहीं थी। सही। लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली छवि बनाने का तरीका भी था, जो दुश्मनों को डराए और प्रजा को प्रेरित करे। ये एक कुशल शासक की निशानी है। ठीक है, तो इस योद्धा कवि की युद्ध नीतियां कैसी थीं? प्रशस्ति में उनकी विजयों का जिक्र तो हो गई। हाँ, और यहीं पर हमें गुप्त साम्राज्य का असली ब्लूप्रिंट दिखाई देता है। ये सिर्फ अंधाधुंध जीत नहीं थी। तो फिर क्या था? ये साम्राज्य चलाने का एक बहुत सोचा समझा, कई परतों वाला मॉडल था। हरिशेन 4 अलग-अलग तरह के शासकों और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ओके, तो ये 4 परतें क्या थी? जरा विस्तार से बताइए। पहली परत थी आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 शासकों की। इन्हें हराकर इनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब डायरेक्ट कंट्रोल? हाँ, सीधा नियंत्रण। दूसरी परत थी दक्षिणापथ यानी दक्षिण के 12 शासकों की। इन्होंने हारने के बाद आत्मसमर्पण किया, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। अच्छा, उन्हें शासन करने दिया? जी, उन्हें अपने अधीन शासन करने की अनुमति दे दी। मतलब उन्हें हराया लेकिन उनका राज्य नहीं छीना। ये तो काफी अलग नीति है। ऐसा क्यों? यही तो उनकी रणनीतिक सोच है। समुद्रगुप्त शायद जानते थे कि पाटलिपुत्र में बैठकर सुदूर दक्षिण के राज्यों पर सीधा नियंत्रण रखना मुश्किल और खर्चीला होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। तो उन्होंने एक व्यावहारिक रास्ता निकाला। उन्हें अपना सहयोगी बना लो, उनसे कर वसूल करो और शासन उन्हीं को करने दो। ये स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस का बेहतरीन उदाहरण है। और बाकी 2 परतें? तीसरी परत में पड़ोसी राज्य थे, जैसे असम, बंगाल, नेपाल। ये सीधे नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और दरबार में हाजिरी लगाते थे। मतलब एक तरह से सहयोगी। हाँ,
और चौथी परत में थे बाहरी इलाकों के शासक, शायद कुषाण और शक वंश के लोग। इन्होंने भी अधीनता स्वीकार की और अपनी बेटियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया। तो सीधा नियंत्रण, अधीन शासन, मैत्रीपूर्ण सहयोग और वैवाहिक संबंध, ये तो एक मल्टी लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी थी। बिल्कुल। अच्छा, इन प्रशस्तियों में सिर्फ राजा की ही बात होती थी या उनके परिवार की भी? नहीं, इनमें शासकों के पूर्वजों का भी जिक्र होता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके परदादा, दादा, पिता और माँ सबके नाम है। दिलचस्प है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थीं, जो उस समय का एक शक्तिशाली गणराज्य था, और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा? जी, जबकि उनके दादा और परदादा को सिर्फ महाराज कहा गया है। तो ये महाराज से महाराजाधिराज तक का सफर हमें साफ साफ दिखाता है कि ये परिवार धीरे धीरे कैसे अपनी शक्ति और रुतबा बढ़ा रहा था। सही पकड़ा। और समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। सुना है उनका दरबार तो विद्वानों का केंद्र था। हाँ, माना जाता है कि उनका दरबार कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री से सुशोभित था। वाह! उन्होंने पश्चिम भारत में शकों पर एक निर्णायक विजय हासिल की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। और इसी दौर को अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी हाँ, यह गुप्त साम्राज्य का शिखर था। गुप्तों का मॉडल तो समझ में आता है, एक व्यवस्थित धीरे धीरे बढ़ता हुआ साम्राज्य। लेकिन इनके बाद हर्षवर्धन का नाम बहुत आता है। हर्षवर्धन तो बड़े बेटे भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति न सिर्फ राजा बनता है बल्कि इतने बड़े अभियान भी छेड़ता है। ये सिर्फ उनकी काबिलियत थी या उस समय की राजनीतिक अस्थिरता ने उन्हें ये मौका दिया? ये फिर से एक बेहतरीन सवाल है। हर्षवर्धन की कहानी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीतिक उथल-पुथल का मिला-जुला नतीजा है। अच्छा, उनके बारे में हमें मुख्य रूप से दो स्रोतों से पता चलता है। एक तो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की लिखी जीवनी हर्षचरित है, जो संस्कृत में है। और दूसरा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, जो एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देता है। तो ये कहानी है क्या? वो राजा बने कैसे? हर्षवर्धन के पिता और बड़े भाई दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बहनोई, जो कन्नौज के शासक थे, उनकी बंगाल के शासक द्वारा हत्या कर दी जाती है। मतलब एक के बाद एक संकट। हाँ, ऐसे में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी भी संभालनी पड़ती है और अपनी बहन की रक्षा के लिए कन्नौज की जिम्मेदारी भी। उन्होंने बंगाल के शासक के खिलाफ एक बड़ी सेना तैयार की। और वो सफल रहे? हाँ, पूर्व में मगध और बंगाल तक जीतने में सफल रहे। तो उनका साम्राज्य भी काफी बड़ा हो गया था। हाँ, लेकिन गुप्तों की तरह व्यवस्थित रूप से फैला हुआ नहीं, बल्कि ज्यादातर हर्षवर्धन की सैन्य शक्ति और व्यक्तित्व पर निर्भर था। अच्छा। और इस विस्तार की एक सीमा थी। जब उन्होंने दक्कन की ओर बढ़ने के लिए नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, तो उनका सामना दक्षिण की एक बड़ी शक्ति से हुआ। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। बिल्कुल, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये उत्तर और दक्षिण भारत की शक्तियों का एक जबरदस्त टकराव था। हर्ष और पुलकेशिन की ये टक्कर, ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दो विशाल सैन्य और प्रशासनिक मशीनों का टकराना था। इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये साम्राज्य आखिर चलते कैसे थे, इतनी बड़ी सेनाओं को कैसे संभालते थे। यहाँ हमें प्रशासन में कुछ नए और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। भूमि कर अभी भी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। वो तो हमेशा से था। हाँ, और गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। लेकिन अब कुछ बड़े प्रशासनिक पद वंशानुगत होने लगे। वंशानुगत मतलब पिता के बाद बेटा? जी, जैसे हरिशेन अपने पिता की तरह ही महादंड नायक यानी मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। तो क्या इससे योग्यता की जगह वंश को तरजीह नहीं मिलने लगी होगी? निश्चित रूप से ये एक जोखिम था। एक और बदलाव ये था कि कभी-कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पद संभालता था। जैसे हरिशेन खुद महादंड नायक के साथ-साथ युद्ध और शांति के मंत्री भी थे, और स्थानीय स्तर पर शहर के बड़े व्यापारी, बैंकर, इन लोगों का प्रशासन में काफी दखल होता था। मतलब सत्ता अब सिर्फ राजा के हाथ में केंद्रित नहीं थी। और सेना की व्यवस्था, हमने सामंत शब्द सुना है जो मध्यकालीन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या इसकी जड़ें यहीं हैं? बिल्कुल, यहीं से इसकी शुरुआत दिखती है।
राजा एक सुसंगठित सेना तो रखता था, लेकिन उसके अलावा सामंत होते थे। ये सामंत कौन थे? ये सैन्य नेता थे जो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे। तो इन्हें वेतन कैसे मिलता था? तनख्वाह थी कोई? नहीं, उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें जमीन का एक टुकड़ा अनुदान में दिया जाता था। अच्छा, लैंड ग्रांट। हाँ, वो उसी जमीन से कर वसूलते थे और उसी से अपनी सेना और घोड़ों का रखरखाव करते थे। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार थी। वो कैसे? जब तक राजा शक्तिशाली रहता, सामंत वफादार रहते, लेकिन जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती, यही सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते और साम्राज्य के टूटने का कारण बनते। तो हम यहीं पर मध्ययुगीन भारतीय राजनीति के बीज बोते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। तो जब राजा और सामंत इतनी बड़ी सेना लेकर चलते होंगे तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता होगा? इसका बहुत ही जीवंत और कह सकते हैं भयावह वर्णन बाण भट्ट ने किया है। अच्छा। वो बताते हैं कि जब राजा की सेना चलती थी तो उसके साथ हथियारों के अलावा बर्तनों, फर्नीचर, सोने की चौकियों से लदी हजारों गाड़ियां होती थीं। बाप रे। और रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। गांव वालों को दही, गुड़, फूल और जानवरों के लिए चारा लेकर आना पड़ता था। मतलब एक भारी बोझ, बहुत भारी। बाणभट्ट लिखते हैं कि सेना अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाती थी। हाथी अक्सर ग्रामीणों की झोपड़ियों को कुचल देते थे। वो कहते हैं पूरी दुनिया धूल में समा जाती थी। ये उस स्वर्ण युग की भव्यता के पीछे का एक स्याह सच है। एक तरफ कालिदास के नाटक है और दूसरी तरफ आम आदमी का ये संघर्ष। और ये संघर्ष सिर्फ सेना के आने पर नहीं था। चीनी यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, समाज की एक और कड़वी सच्चाई बताते हैं। क्या? वो अछूत माने जाने वाले लोगों की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था और जब वे शहर में आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े से आवाज करनी पड़ती थी ताकि ऊंची जाति के लोग उन्हें छूने से बच सकें। कालिदास के नाटकों में भी आम लोगों का जिक्र मिलता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में एक मछुआरे की कहानी है। हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। एक गरीब मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिलती है जो राजा ने शकुंतला को दी थी। जब मछुआरा उसे लेकर राजमहल जाता है तो सिपाही उसे चोर समझकर बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन जब राजा अंगूठी देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और मछुआरे को बहुत बड़ा इनाम देते हैं। फिर क्या होता है? इसके बाद वही सिपाही जो उसे चोर कह रहे थे, इनाम में से अपना हिस्सा मांगते हैं और मछुआरे के साथ शराब पीने चले जाते हैं। मतलब उस जमाने में भी भ्रष्ट अधिकारी इनाम में से अपना हिस्सा मांगते थे। हाँ, कमाल है, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हमने उत्तर भारत के दो ब्लूप्रिंट देखे, गुप्तों का साम्राज्य और हर्ष का साम्राज्य। अब दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को रोका था। वहां क्या चल रहा था? दक्षिण में इस दौरान पल्लव और चालुक्य दो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और चालुक्यों का केंद्र कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के उपजाऊ इलाके रायचूर दोआब में था। और इन दोनों में लगातार लड़ाइयां होती रहती थी, है ना? हाँ, इसी उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जे के लिए। और चालुक्यों के सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय ही थे, जिनके बारे में भी हमें एक प्रशस्ति से पता चलता है। जी, उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने उनकी प्रशस्ति लिखी थी और उस प्रशस्ति में शब्दों का एक बड़ा सुंदर खेल है। कैसा खेल? जब रवि कीर्ति हर्षवर्धन की हार का जिक्र करते हैं जी, तो वो लिखते हैं कि इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष यानी खुश नहीं रहा। वाह, क्या बात है। ये प्रशस्ति पुलकेशिन को पूर्व और पश्चिम दोनों तटों का विजेता बताती है। लेकिन दक्षिण के राज्यों के प्रशासन में क्या कोई खास बात थी? हाँ, और ये उनका सबसे अलग और टिकाऊ ब्लूप्रिंट था, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन? जी, पल्लवों के अभिलेखों में कई तरह की स्थानीय सभाओं का जिक्र है। एक थी सभा जो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा थी। अच्छा। ये सिंचाई, खेती, सड़क और मंदिरों जैसे मामलों को देखती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां उर नाम की ग्राम सभा होती थी और नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। और ये सभाएं शक्तिशाली थीं, बहुत शक्तिशाली, और सदियों तक काम करती रहीं। ये स्थानीय स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बहुत सफल मॉडल था। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि प्राचीन भारत के ये साम्राज्य सिर्फ युद्ध और विजय की कहानियां नहीं हैं। नहीं, ये प्रशासन, समाज और सत्ता के अलग अलग प्रयोग हैं। एक तरफ समुद्रगुप्त जैसे शासक हैं जो योद्धा भी हैं और संगीतकार भी, और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि उस दौर के प्रशासनिक फैसले
जैसे वंशानुगत पद और सामंती व्यवस्था, ने आने वाले सैकड़ों सालों के लिए भारत की राजनीति और समाज की नींव रखी। सही। और दक्षिण की सभा उर और नगरम जैसी संस्थाएं दिखाती हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जड़ें कितनी गहरी हैं। आज की बातचीत को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। बाणभट्ट ने वर्णन किया कि जब राजा की सेना जलती थी तो पूरी दुनिया धूल में समा जाती थी। ये एक पंक्ति हमें उस समय के शासक और आम जनता के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या विकास, विस्तार और साम्राज्य की भव्यता की कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है?